हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एम के टेलिंग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे भाई का बेटा दूध में ऐसा क्या मिलाता था जो मुझे पूरी रात भर नींद अच्छी आती थी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरे भाई का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर पर रख लिया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। पति मुल्क से बाहर रहते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरे भाई का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। एक दिन मैं बीमार हो गई तो फिर मेरे भाई का बेटा कहता है कि खाला, आप आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता था। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो मानो जैसे जान ही निकल गई हो। आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं हैरान होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी। मेरे सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसे कैसे मुमकिन था, मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी और कहने लगी, 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का इलाज करवा रही है। अब आपको अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए, बेयकीनी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास सी हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे शौहर की नौकरी बाहर के मुल्क में थी। वो साल में बस कुछ महीनों के लिए ही इंडिया आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं पेट से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का ही मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो विदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मेरे कदमों से बाहर आ गई। मेरे दिमाग ने उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ। मेरे घर से हॉस्पिटल का रास्ता बस कुछ ही गली दूर था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सोचने से कमज़ोर हो चुका था। क्या सोचती और कैसे सोचती? दिलशाद मेरा सगा भांजा था, मेरे सगे बड़े भाई का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने सोच नहीं पाई कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं पर रुक गए थे। मुझे लगा था कि हॉस्पिटल से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरह पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने गेट की बेल बजाई। दिलशाद ने दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वो कहने लगा, खाला, आज तो आपने आने में इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ क्या? मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा दिलशाद, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कुछ महीनों से यहाँ मेरे साथ रह रहा था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। इस रिश्ते से जीजी और दिलशाद भी बहुत बेतकल्लुफ़ से थे। दिलशाद के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। खाला कहाँ खो गई है? दिलशाद की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है और मेरे सर में दर्द है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं दिलशाद से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट अलमारी में रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। दिलशाद मेरा सगा भांजा था, मेरे भाई का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और नाजरी सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई मैं उस वक्त 15 साल की थी और जब नाजरी के घर दिलशाद पैदा हुआ तो मैं 25 साल की थी। मेरी नाजरी का ससुराल काफ़ी मजहबी था। 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ी जाती थी और दिलशाद भी नमाज मस्जिद में जाकर ही अदा करता था। ना मुझे अपनी नाजरी की तबीयत पर शक था, ना ही दिलशाद के किरदार पर शक कर सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक दिलशाद पर जा रहा था, क्योंकि मेरे और दिलशाद के अलावा घर में कोई तीसरा आदमी भी नहीं था जिस पर मुझे शक होता।
मैं अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से दिलशाद मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। क्या दिलशाद मुझे नींद की दवा देता है और मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने गिर चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी खाला हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वो मेरा खास है और मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। कैसे वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल इस गुनाह के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा भी नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत थी मेरी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में नाजरी के साथ होता था तो मेरी गोद में आ जाता था और अपनी तोतली जुबान से मुझे खाला की बजाय ताला ताला कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वो नाजरी की सबसे पहली औलाद थी, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे रियाज के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था, आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी हैं, और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से बड़े मूंछों वाले। खाला, रियाज अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझसे रियाज के हवाले से छेड़ता रहता था, हंसता रहता था और मजाक करता रहता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था, मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता रहता था और मजाक करता रहता था। अब भी मजाक में कभी कभी कहने लगता है कि रियाज अंकल ने विदेश में किसी मैम से शादी कर ली होगी, तभी तो अंकल वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी दिलशाद मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास था और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही खौफ खाता। मैं अकेली उस वक्त दिलशाद के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया। क्या बात है खाला, इतना घबरा क्यों रही हो? सब कुछ खैरियत तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। दिलशाद ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड में रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वो मेरे पास बैठकर ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाएगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया और कुछ हैरान भी हो गया था। क्या बात है खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा था। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मायूस और अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार डालूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसको रंगे हाथ पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। और मैंने दिलशाद से कहा कि मेरे सर में तो दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें, और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ है आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कहकर वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं वहीं तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद कर कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब दिलशाद मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। उसका इंतज़ार कर के तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा दिलशाद का था।
मैंने धीरे से उस कमरे के दरवाजे को खोला तो उसके होश से उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरी जहन में वो वाक़यात गुजरने लगे जब नाजरी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी थी दिलशाद शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं उसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं दे सकती। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा दिलशाद सीधा सादा सा है, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ होती है। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे इत्मीनान रहेगा। उस वक्त तो मैंने बड़ी ही फराग दिली दिखाते हुए हामी भर ली थी कि दिलशाद मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि उसे मैंने सिगरेट पीते देखा है। मेरी नाजरी दिल की मरीज है। अगर वह सच जानती कि दिलशाद ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच सकती थी कि दिलशाद को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती थी। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह बड़ी ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाज़ा खोली। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि दिलशाद मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने खाला? उसका मुझ पर रौब जमाकर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो कौन होता है मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब न पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, खाला रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फ़िक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं हैरान और परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था और मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करे। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी को देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तीखे लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी ही उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे मियाँ मुल्क से बाहर जाते वो औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके शौहर भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ़ के बता दिया करो। मैं अक्सर उनसे ही सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से दिलशाद आया था मैं हर काम दिलशाद से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोसन नूर से यही काम था कि मुझे अपना ऑपरेशन करवाना था। मेरे मियाँ 2 महीने बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि नूर से मैं कैसे कहूँगी और क्या कहूँगी। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे ये कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर नाजरी को मैं सच बताती तो वो सह ना सकती, और अगर शौहर से सब कुछ कहती तो वो मुझे अपनी बीवी कभी नहीं मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कश्मकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने नूर से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उनसे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैंने रात को घर आते ही दिलशाद से कह दिया मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का चाहे जहाँ इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। खाला ये क्या कह रही हैं?
मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसी रहेंगी? मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। उसने जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक कर कर सोती थी। कुछ ही देर में मैं सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा था। रात को जब मेरी आँख खुली, मुझे लगा कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस शख्स को देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा शौहर था। रियाज कब घर आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आ गए थे। मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर में पहुंचा तो दिलशाद ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो कि खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाज़ा लॉक कर कर सोई थी? रियाज की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए मैं रियाज के सीने से लगकर बेतहाशा रोने लगी थी। वो तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उसके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूँ अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो रियाज अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। मुझे आज डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाना था, लेकिन रियाज की मौजूदगी में काम मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि रियाज से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान से बाहर गार्डन में आ बैठी थी। तभी दिलशाद किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना के टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, खाला कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर के ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफा खाला कहते हो। मैं ये सब सह सह कर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना लिहाज के मुंह पे जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया, और वो भी ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, खाला क्या कह रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? दिलशाद की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। रियाज अभी भी सो रहे थे। मैंने अलमीरा से अपनी रिपोर्ट निकाली और अपने कमरे से बाहर आ गई। दिलशाद अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो, और अपनी गंदी शक्ल लेकर रियाज के उठने से पहले पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे लहजे में उसे कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि रियाज को इस बात की भनक भी लगे। दिलशाद ने वो रिपोर्ट ज़मीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रियाज आंगन में आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा दिलशाद के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, रियाज तो मुझे तलाक ही दे देगा। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ट्रिप लगी थी। रियाज बड़ी संदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो रूह ही फना हो गई थी। दिलशाद भी वहीं खड़ा था। मैं रियाज को देखकर रोने लगी। मैंने रियाज से कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है। दिलशाद मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़े रियाज से माफ़ी मांग रही थी।
वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही दिलशाद ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके किरदार पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट के अदल बदल के कारण ये सब कुछ गलतफहमी हुई है। दिलशाद की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, खाला आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने अपनी माँ और आप में कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो आज तक कभी किसी गैर लड़की को भी नज़र उठाकर नहीं देखा। आप तो मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद कर कर पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी अम्मी के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा कर कर रख दिया। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ ये सोचा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल सकती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो शायद ऐसा ना होता। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।